नमस्कार। आज सीखेंगे कक्षा 9वीं से गणित। और गणित में त्रैमासिक परीक्षा में क्या क्या सही विकल्प या रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे, वो उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला है जो सही विकल्प की तरह है, जो आपको खाली स्थान में भी पूछ सकता है। क्या है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, परिमेय और एक परिमेय संख्या का जब योग या अंतर करते हैं, मतलब जोड़ते या घटाते हैं, तो क्या आएगा। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय को तुम जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। कैसे, जैसे देखो दो, दो क्या है, परिमेय, और अंडर रूट मान लिया जाए दो, इनको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखो, जब इसे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -+23 से अंडर रूट का -23 कट जाएगा, तो क्या निकला यहाँ से 3। और 3 तो परिमेय संख्या है ना। हालांकि इसने परिमेय दिया, लेकिन अब इसका उत्तर क्या लिखना था, अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 60 का कट जाएगा, तो क्या बचा, 2/7। ये भी परिमेय है। ये देखो, ये अंडर रूट 2 है, इस अंडर रूट 2 की वजह से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर का। 10 नंबर का देख लो, अगर 10 नंबर का हल करते हैं हम तो कैसे होता है, ये 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 से ये अंडर रूट 5 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का है, घट जाएगा। और 3 और 2 को जोड़ लें तो क्या निकला, 5, और 5 तो परिमेय है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर का। इसमें परिमेय नहीं है, अपरिमेय पूछ रहा था वो। ठीक है, अगला है, देखो अगला क्या है कि यदि, देखो ये सूत्र देख लो, कौन सा सूत्र सही है। तो जब भी भाग में घाते क्या होती है, ए नंबर में देखो, अ नंबर में, कि भाग में घाते अपन क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन यहाँ भाग में घाते को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए तो गलत हो गया। अब जब घात के भी घात होती है तो उनका क्या होता है, गुणा होता है। और यहाँ क्या कर रहा हो, जोड़ रहा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। भाग में घाते क्या होती है, घटती है, ये घट आ रहा है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, मतलब गलत बताना। तो गलत देखो, जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है, यानी ये बात सत्य है। घात की भी घात होती है तो उनका गुणा होता है, ये भी सत्य है। भाग में घातें क्या होती है, घटती है। अब देखो, इसने गलत घटा रहा हो, घटा तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, घटा रहा है। एम में से एन घटेगा, एम में से क्या घटाना था, एन घटाना था, ना कि एन में से एम। यहाँ देखो, यहाँ भी भाग में घाते क्या हो रही, घट रही, ये भी सही है। और इसमें उल्टा घटा दिया, इसलिए सी नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा तो गलत कौन था, सी नंबर का। अगला देखो क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है। कौन जो है 1 और 2 के बीच में नहीं आता है। तो देखो, जब 4 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, एक बच जाएगा, शून्य लगा, दशमलव लगा देंगे और एक के क्या ले लेंगे, शून्य। तो 4×2 = 8, मतलब ये तो क्या हो रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 1.2। तो इसमें देखो, 8 का भाग 11 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा, ये बच जाएगा अपने पास में 3। तो दशमलव लगा देंगे और 3 के शून्य ले लेंगे। 8 8 में 16, 8 तिया 24, तो ये भी कितना, 1 और 2 के बीच में आता है, 1.3, 1 और 2 के बीच में आता है। इसे देखो, 8 का भाग 17 में देंगे तो 8×2 = 16, एक बचा। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे और एक के क्या लगा देंगे, शून्य, 8 एकम 8। तो ये कितना आ रहा है, 2.1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 और 2.1 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। अपने को क्या रहा है वो, अपने को कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की बताओ। तो 1 और 2 के बीच की कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा ना, तो कौन नहीं है, ये नहीं है। अगला है कि किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल। अब दो जब परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सदैव परिमेय संख्या ही आएगी। आगे देखो,
निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होती है? जो अभाज्य संख्या होती है, मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अगर इनके साथ अंडर लगा हुआ है तो ये सभी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। 23 किसी के पहाड़े में आते क्या? नहीं आते, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गई। 225 का अगर वर्गमूल निकालते तो 15 निकल जाता है, तो ये परिमेय है। 49 7 का वर्गमूल है, 7 का वर्ग है, इसलिए भी परिमेय है। और ये भी परिमेय है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, इसलिए भी परिमेय। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। अंडर 3 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो देखो अंडर 3 क्या है? अपरिमेय है। और जो संख्या अपरिमेय होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अशांत और अनावर्ती होता है, ये ध्यान रखना। और परिमेय संख्या का शांत और आवर्ती होता है, ये ध्यान रखना। अगला है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या कौन होती है? जिसमें भाग देने पर कभी भाग खत्म ही नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या। तो क्या इसमें भाग खत्म हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। इसमें भाग खत्म हो गया, इसमें भाग खत्म हो गया, इसमें भाग खत्म हो गया, लेकिन इसमें भाग खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? बी नंबर का। अगला है खाली स्थान बनना है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लाने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय को एक साथ लाएंगे तो संख्याओं का संग्रह क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, ये ध्यान रखना। अगला है कि यदि आर को परिमेय संख्या कहा जाता है। आर को क्या कहा जाए? परिमेय संख्या कहा जाता है। यदि इसे पी क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पी व क्यू है और क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं है, तो क्या कहलाएगा? तो देखो, जब क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होगा तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है आपकी परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगला है कि यदि आर परिमेय संख्या है और एस अपरिमेय संख्या है। देखो आर को क्या बनाया? परिमेय, और एस को क्या बनाया? अपरिमेय। तो वो कौन सी संख्या होगी? तो वो हो जाएगी हमेशा परिमेय संख्या। जब एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, तो दोनों मिलकर क्या बनेगी? अपरिमेय बनेगी। अगला है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अपरिमेय संख्या बोला ना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो इनका दशमलव प्रसार एक तो होगा अशांत। कैसा होगा? अशांत होगा। और कैसा होगा? अनवसानी। अनवसानी होता है, ये ध्यान रखना। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा? अशांत और अनवसानी होता है। 2 पाई कौन सी है? अब पाई की वजह से, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, तो एक इसको क्या लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा अगला कि 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या लिखो। तो 2 और 3 के बीच की ऐसी संख्या लिख दो जो भाग नहीं जा रहा। तो क्या लिख सकते हैं? 2.01 फिर 0.01 फिर 0.001 और डेडेस कर देना। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? जो इसमें जो है भाग खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो 0.4928 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो देखो इसमें भाग पूरा चला गया, भाग खत्म हो गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। और कैसा होगा? अवसानी हो जाएगा, है ना। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला है कि √3 और इसकी करनी कितनी है? 3 है, कि करनी की घात कितनी है? तो देखो जब भी ऐसा √ और यहाँ कोई घात लगी हुई रहती है तो इसे बोलते हैं उसकी घात। तो यहाँ घात कितनी है? 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जो संख्या पी क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू का मान शून्य नहीं होता है, के रूप में प्रदर्शित की जाती है,
जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है तो संख्या क्या कहलाएगी? तो जहाँ पी क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होगा और उसे पी क्यू के रूप में लिखते हैं तो हमेशा संख्या होगी परिमेय संख्या। क्या होगी वो? परिमेय संख्या। अंडर रूट 2 क्या है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ, ये सभी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये देखो 2.01001000। अब इसमें भाग खत्म हो रहा है क्या? भाग खत्म नहीं हो रहा है। एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो जिसमें भाग नहीं खत्म नहीं होता उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है। और क्या होता है? अनवसानी होता है। क्या होता है? अनवसानी होता है। अगला है कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है या अनेक होती है। दो परिमेय संख्या के बीच क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक संख्या हो जाएगी। अपरिमित रूप से अनेक संख्या हो जाएगी। अपरिमित व अनेक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला है देखो दो परिमेय संख्याएं, अब इसमें भाग खत्म नहीं हो रहा है और इसमें भी भाग खत्म नहीं हो रहा है, के बीच एक परिमेय संख्या है। चलो इसे छोड़ दो, कोई काम करनी तो। ये देखो क्या है कि संख्या जो p व q जहाँ q का मान शून्य नहीं है के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। अगर प्रदर्शित नहीं करेंगे तो वो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना। और अगर इसे प्रदर्शित कर देते हैं तो परिमेय संख्या बन जाती है। अब एक शब्द में उत्तर देना है। क्या है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? परिमेय संख्या पूछ रहा ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होता है और अनवसानी होता है। कैसा होता है ना? शांत होगा। अगला कि शून्य और एक के बीच एक परिमेय संख्या लिखो। तो शून्य और एक के बीच में कौन सी भी अपन एक परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं? जिसमें दशमलव यानी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 0.5 लिख दो या 0.2 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है क्या देखो क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है? तो देखो क्या इसमें भाग पूरा चला गया? इसमें भाग पूरा चला गया यानी यह परिमेय संख्या है। ये सही हो जाएगा। अगला कि 6 अंडर रूट 5 को 2 अंडर रूट 5 से गुणा करने पर मान क्या होगा? तो 6 अंडर रूट 5 को जब हम गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 5 से तो क्या होगा? देखो 6 का गुणा 2 में होगा तो 6×2 = 12 और समान अंडर रूट पर क्या होगा? अंडर रूट हट जाता है तो क्या निकला यहाँ से? 5। तो 12 और 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×5 = 60। आंसर आ जाएगा इसका 60। अब देखो इसमें क्या करना है कि 2 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 का योग क्या होगा? अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो देखो 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 है ना। अब देखो चाहो तो इनको जोड़ना है तो अंडर रूट 2 को तो इससे अंडर रूट 2 वाले के बटे में लिख दो, नीचे लिख दो, माइनस 3 अंडर रूट 3 को इसके नीचे लिख दो। अब इन्हें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। तो प्लस का 2 अंडर रूट 3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आपको सत्य सत्य बताना है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवृत्ति होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है क्यों? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है और अनवसानी आवृत्ति होता है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। 0 1 2 3 4। तो
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन सभी के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, एक एक होता है ना, इसलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। अगला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शून्य शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें शून्य नहीं आ रहा है ना। प्राकृत संख्या में क्या नहीं आ रहा, शून्य नहीं आ रहा, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो परिमेय संख्या हो सकती है। मान लो अगर अपने लिखा है कि प्लस का 5 या माइनस का 5, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या होता है, एक तो होता है, इसलिए परिमेय संख्या होती है। अगला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या मान लो जैसे 2/3 लिख दिया, तो इसकी ये अंक क्या होंगे, पूर्णांक तो कहलाएंगे, इसलिए भी सत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो अभी मैंने बताया कि देखो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, तो आ रही है, इसलिए सत्य हो जाएगा। अब देखो क्या है कि a की घात 0 का मान 0 होता है क्या, तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी की भी घात, मान लो मैंने लिखा 5, 5 की घात 0 लिख दी, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 0 कभी नहीं आएगा, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखना कि जिसकी घात 0 है उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये गलत हो जाता है। अगला देखो भाग में अपन घाते क्या करते हैं, भाग में घाते घटाते हैं, तो क्या घाते घट रहे क्या, यहाँ जोड़ रखी, इसलिए भी गलत हो जाएगा। अगला है कि √3 और 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने ऊपर बताया था कि √3 और √5 ये दोनों क्या है, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय पूछ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ी देखो, सही जोड़ी अपन मिलाएंगे, तो देखो क्या है कि 1/3√2 इंटू 6√2 बटे में 4, तो देखो क्या करेंगे, √2 से तो √2 काट देंगे, है ना। 3 से किसे काट दो, 6 को काट दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से किसे काट देंगे, 2 से 4 को काट दो, इस 2 से किसे काट दो, 4 को काट दो, 2 दूना 4, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 बटे में बचा 2, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको किससे मिलाएंगे, तो इसको मिलाना है अपने को 1/2 से मिला देना है। यहाँ देखो यहाँ कई का सूत्र बन रहा है, प्लस और माइनस वाला सूत्र बन रहा है, तो a वर्ग माइनस b वर्ग वाला सूत्र कहाँ है, तो देखो ये यहाँ रहा, यहाँ हालांकि इसने वर्ग नहीं लगाया, तो ये इसका ऑप्शन हो जाए, a वर्ग और b वर्ग वाला सूत्र प्लस माइनस वाला सूत्र बन जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, अगर इसे हल करते हैं तीसरे का, तो 50 को क्या लिख सकते हैं अपन, अगर 50 के टुकड़े करते हैं तो क्या आता है, 25 गुणित 2, 25 दूना 50 बट्टे में √2। तो देखो अगर इन्हें अलग अलग करते हैं अपन, है ना, तो क्या आता है, 25 की जगह तो अपन क्या निकाल लेंगे, 25 को बाहर निकाल लो, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो ये तो बाहर निकल गया 5, √ के अंदर क्या बचा, 2 बट्टे में √2, √2 से √2 काट देंगे तो क्या बचेगा, 5, तो इसका आंसर क्या है, 5 आ जाएगा। अब 5 क्या मिल रहा अपने को, ये देखो ये मिल रहा। भाग में घाते क्या करते अपन, घटाते हैं, तो घाते कहाँ घट रहे हैं, ये घटा रहे हैं, देखो यहाँ पर। और घात के भी घात होती है, तो उसका क्या होता है, गुणा, गुणा कहाँ हो रहा है, ए नंबर वाले ऑप्शन में गुणा हो रहा है। एक और सही जोड़ी देखो, देखो 125 की घात क्या है, -1/3, तो 125 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर इनका गुणनखंड निकालेंगे तो इसकी घात लग जाएगी 5 की घात 3, क्या लग जाएगी, 5 की घात 3।
और इस पूरे घात कितनी है, -1/3। जब घात के भी घात होते तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। यानी कि 3 से तो इस 3 को काट देंगे तो क्या बचेगा, 5 की घात -1 बचेगा। अब इस घात को प्लस का करना है तो क्या करेंगे, 1 के बट्टे में भेज देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 कहाँ नज़र आ रहा, तो देखो 1/5 अपने को बी नंबर वाले ऑप्शन में नज़र आ रहा है। यहाँ कहेगा सूत्र है प्लस माइनस वाला, तो प्लस माइनस वाला सूत्र में क्या लिखते हैं अपन, ए वर्ग माइनस बी वर्ग लिखते हैं, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। इसे हल करेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, तो 12 के टुकड़े करो, तो 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 4×3=12, यानी √4 गुणित 3 हो जाएगा, बट्टे में √3। अब 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 √3 बच जाएगा, और बट्टे में 3 है, 3 से 3 काट देंगे तो क्या बचा, 2 बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 2, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है, गुणा, तो गुणे में घातें क्या होती है, जोड़ती है, तो घातें कहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। यहाँ देखो घात के भी घात है, तो घात के भी घात होते हैं तो उनका क्या होता है, गुणा होता है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए है ना, और इसके घात क्या होगा, m/n हो जाएंगे, है ना। तो कहाँ है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में ढूंढते तो ये ऊपर ही ऊपर दे रखा है ये। अब अपने आ जाते हैं पार्ट 2 के, यहाँ से सही विकल्प हो रही है, खाली स्थान शुरू करते हैं। तो क्या है पहला, देखो पहला है कि निम्नलिखित में बहुपद है, तो कौन बहुपद है ना, बहुपद किस में ज़्यादा है, तो इस वाले में ज़्यादा है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। अगला देखो क्या है, शून्य बहुपद की घात है, शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात कैसी है, परिभाषित नहीं है, शून्य बहुपद की घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। अब देखो इस ये बहुपद दे रखा है, इसकी घात बताना है, तो घात बताना मतलब बड़ी घात किस में लग रही है, तो बड़ी घात यहाँ पर लग रही है, कितनी लग रही है, 4 लग रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का हो जाएगा। बहुपद x² - x - 6 का शून्यांक बताओ, तो देखो 6 का गुणा आगे करके देखें, 6 कम 6, अब इस 6 के टुकड़े ढूंढो, ऐसे टुकड़े ढूंढो जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन टुकड़ा होगा, देखो 3 दूना 6, अगर इनको घटाते हैं तो 1 आ जाता है। यहाँ कहीं का चिन्ह है माइनस का, तो बड़ी संख्या को माइनस का चिन्ह देंगे, छोटी संख्या को प्लस का चिन्ह देंगे। अब इनके जब भी शून्यांक ज्ञात करना हो तो इनके चिन्ह बदल दो, चिन्ह क्या कर दो, बदल दो, तो 3 का हो जाएगा प्लस का, और 2 का हो जाएगा माइनस का। ये दोनों शून्यांक कहाँ मिल रहे हैं आपको, ये ढूंढो, तो दोनों शून्यांक अपने को ए नंबर वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं। अगला देखो क्या है कि बहुपद px = 2x + 5 के शून्य ज्ञात करो, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देखो 2x + 5 और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, शून्य, 5 को उधर भेजेंगे तो का हो जाएगा, माइनस का, तो 2x = 5 का हो गया माइनस का। अब x का मान निकालना है तो 2 को बटे में भेज दो, x = -5, 2 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, ये इसका शून्य का आ गया, मतलब -5/2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से रेखीय बहुपद बताना। रेखीय बहुपद किन्हें बोलते हैं, जिसकी घात 1 होती है, घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखो इसकी 2 घात है, इसकी 32 घात है, इसकी 3 घात है, तो ये घात किसकी है, अ नंबर वाले ऑप्शन की। एक ये सूत्र होता है, यदि a + b + c = 0 में a³ + b³ + c³ बराबर है, तो इसके सूत्र में क्या आएगा, स नंबर का आ जाए 3ab आ जाएगा। देखो इस बहुपद y² - 5y + 6 का एक गुणनखंड y - 2 है, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो इसके 6 के 5 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा करे तो 6 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो -5 आ जाए। तो 6 के क्या टुकड़े का हो सकते हैं, तो 3 दूना 6,
3 दूना 6, दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा, 3 और 2 को। माइनस का चिन्ह चाहिए तो दोनों को काय का चिन्ह दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो पहला गुणनखंड तो अपना ये है, तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, -3 वाला हो जाएगा। अब -3y किस में है, तो अपना ये होए स नंबर वाले ऑप्शन में। अगला है कि x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। अच्छा, इसको छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा इसमें। अगला देखो क्या है कि निम्नलिखित में 20 घात वाला बहुपद क्या है। तो 20 घात वाला क्या है, देखो इसमें क्या है, ये तो x का गुणांक है, यानी इसमें लिखा है इसने 20x लिखा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 20 बटे में, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें 20 प्लस में, इसलिए ये भी नहीं होगा। 20 घात किस में लग रही है, स नंबर वाले ऑप्शन में। अब देखो क्या है, अगर इसे हल करते तो इसकी घात कितनी बनती है। तो देखो 2x का गुणा जब 2x में करते हैं तो क्या आएगा, 4x वर्ग हो जाएगा, यानी इसकी घात कितनी बनेगी, इसकी घात बन जाएगी 2। अगला है, खाली स्थान आ गए कि वास्तविक संख्या a बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक है यदि पी ए बराबर क्या होगा, शून्य होगा। पी ए बराबर क्या होगा, शून्य। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, तो 3 घात वाले बहुपद को बोलेंगे अपन त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी। अगला है दो पदों वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, 2 पद वाले को, तो 2 पद वाले को बोलेंगे द्विपदी। द्विपदीय है ना। आगे देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। क्या आ जाएगा यहाँ पर, शेषफल आ जाएगा। देखो अगला क्या आ गया अपने पास, सही जोड़ी है ना। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका कौन सा सूत्र बनता है, तो इसका सूत्र अपने का बनेगा, माइनस वाला सूत्र बनाएंगे है ना। काय का सूत्र बनाएंगे, माइनस वाला। माइनस किस में है, ये द नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ काय का सूत्र है, प्लस, तो प्लस वाला सूत्र क्या है, तो जिसमें प्लस कोष्ठक में पहला वाला, तो इसका स नंबर वाला सूत्र बनेगा। बहुपद x प्लस 1 का शून्यांक क्या होगा, तो देखो x प्लस 1 है ना, तो बराबर में शून्य लिख देंगे, इस एक को इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -1। तो -1 कहाँ है, ब नंबर वाले ऑप्शन में। बहुपद बहुपद x की घात 4 प्लस 2x प्लस 10 की घात बताओ, तो बड़ी घात बताओ। तो बड़ी घात देखो x के साथ कितनी घात लग रही है, 4 घात, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 घात किस में, ई में। अगला है कि बहुपद 5x प्लस 2 में शून्यांक बताना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 2 बराबर शून्य। 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5x बराबर -2, 5 को भेज दो अब, तो x बराबर -2 और बट्टे में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये ए नंबर वाला ना। अगले देखो, अगली भी जोड़ी है। अगर इन्हें अपन हल करते हैं पहले वाले को, तो कौन सा आंसर आता है, तो देखो सीधा सा क्या करो, 4 और 10 को क्या करना, जोड़ना, तो कितना आएगा, 14। 14 का नजर आ रहा है, स नंबर वाले ऑप्शन में। इसमें देखो 8 और 10 दो प्लस माइनस का है, तो इनको घटा लो, कितना आएगा, 2। -2 किस में नजर आ रहा, तो -2 नजर आ रहा अपने को द नंबर वाले में। अगला है, ये सूत्र काय का है, तो ये सूत्र है अपना क्यूब वाला, 3 घात वाला। तो 3 घात वाला सूत्र कहाँ है, तो देखो 3 घात वाला सूत्र है ना। चलो 1 मिनट, पहले अपन इसको देख लेते। ये सूत्र, ये वर्ग वाला सूत्र कौन सा है, तो वर्ग वाला सूत्र एफ नंबर का है, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग। इसका सूत्र कौन है, इसका सूत्र है
ये गलत लिखा है यहाँ माइनस आएगा, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, यानी प्लस और माइनस वाला सूत्र बन जाएगा इसका। क्यूब वाला सूत्र कौन है, एक्स क्यूब वाले का कौन सा सूत्र बनेगा, तो ये 8वां ए नंबर का क्यूब वाले का सूत्र बन जाएगा। अब बचा कौन है, अब ये बच गया है ना, तो इसका सूत्र तो उसने लिखा ही नहीं, चलो छोड़ो। देखो क्या है सवाल कि एक शब्द में उत्तर देना है, तो बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो पहले क्या करना है, x प्लस 1 यानी इसको बराबर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी x की जगह -1 रख के अपन इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखो रखेंगे मान, पहला यहाँ रखेंगे क्यूब में, तो यहाँ मान क्या होगा x का, विषम घात की वजह से यहाँ मान हो जाएगा -1। क्या मान आएगा यहाँ से, यहाँ तो आएगा -1। यहाँ देखो यहाँ समघात है इसलिए 1 का मान क्या हो जाएगा प्लस का, और 3 में इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा +3। यहाँ x का मान -1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा -3 प्लस 1। अब हल कर लो, +3 से -3 चला जाएगा और 1 -1 से प्लस का 1 चला जाएगा तो क्या शेष बचेगा, 0 शेष बच जाएगा। अगला है कि 101 की घात 3 है तो इसका मान क्या करना है, तो देखो 101 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और इसका क्या कर लेना, गुणा कर लेना। रेखीय बहुपद की घात क्या होगी, तो रेखीय बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। एक रेखीय बहुपद का उदाहरण बताओ, तो कौन सा भी लिख दो जिसकी घात 1 है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 5 लिख दो, 2x प्लस 5 लिख दो, या 3x प्लस कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, ऐसे। अब अगले पार्ट से अपन ने आ जाते हैं, क्या है पहला, तो देखो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, है ना, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अच्छा मूल बिंदु कितने बोलते हैं अपन, ये देखो इधर होता है एक्स अक्ष, इधर होता है एक्स डैश, ऊपर होता है वाई अक्ष और नीचे होता है वाई डैश। यहाँ इधर की सभी संख्या काय की होती है प्लस की, इधर की सभी संख्या काय की होती है माइनस की, इसमें सभी संख्या ऊपर की प्लस की और इसमें सभी संख्या नीचे माइनस की होती है ना। तो मूल बिंदु किन्हें बोलते हैं, तो मूल बिंदु इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, देखो मूल बिंदु किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ पर ये सभी मिल रहे हैं। तो कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 0 0, यानी यहाँ x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। अगला देखो, अगला क्या है कि बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में है, तो देखो ये चतुर्थांश बनाते हैं। अब देखो ये -2 का होता है, एक्स का होता है, और -3 का होता है, वाई का होता है। तो इसमें ये एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश, इधर क्या होगा एक्स के सभी प्लस के, वाई के सभी प्लस के, यहाँ एक्स के माइनस के और यहाँ वाई के माइनस के आएंगे। तो माइनस दोनों ओर चाहिए, तो दोनों माइनस का है, देखो तो इधर भी माइनस है और इसमें इधर भी क्या होगा माइनस से होगा। देखो कैसे होगा, इसमें दोनों संख्या काय की रहेगी प्लस की रहेगी, इसमें दोनों संख्या काय की रहेगी माइनस और प्लस की रहेगी, इसमें दोनों संख्या माइनस की रहेगी और इसमें दोनों संख्या काय की रहेगी, एक प्लस की और दूसरी माइनस की रहती है। तो दोनों संख्या माइनस की है ना, तो कौन से होगा, किस में जाएगा, ये तीसरे नंबर वाले में चला जाएगा। अगला तीसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो देखो एक्स अक्ष के लिए क्या करना है, पहले अपन अक्ष बनाते हैं, है ना, इधर है एक्स, इधर है एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश, इधर दोनों संख्या प्लस की रहेगी, यहाँ वाई भी प्लस का रहेगा,
यहाँ x माइनस का रहेगा और वो यहाँ y माइनस का रहेगा। तो क्या कह रहा है कि x अक्ष पे स्थित है। x अक्ष पे स्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को 0 करना पड़ेगा। तो अगर अपन कोई भी संख्या लिखेंगे तो आगे x की लिखेंगे और पीछे काय की लिखते हैं, y की लिखते। तो y की संख्या तो 0 करनी पड़ेगी और x की संख्या प्लस की बतानी पड़ेगी या माइनस की। तो कौन सा हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन देखो, इसमें ब नंबर में तो क्या बता रहा, तो ब नंबर में x 0 बता दे इसलिए तो गलत है। अ नंबर में x 0 बता दे इसलिए भी गलत है। इसमें 0 नहीं बताया इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा बिंदु y अक्ष पे स्थित है। तो y पे बताना है, तो y पे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। अब ऐसा कोष्टक में x कहाँ होगा, आगे की संख्या x की होती है और पीछे की संख्या y की होती है। तो x की संख्या 0, x की संख्या 0 किस में है, ए नंबर वाले ऑप्शन में। बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो अब यहाँ संख्या का एक ही रहेगी, यहाँ संख्या देखो x की संख्या तो रहेगी प्लस की और y की संख्या भी रहेगी प्लस की, यानी इसमें दोनों संख्या प्लस की। इसमें x की माइनस की और y की प्लस की, यानी इसमें माइनस प्लस रहना चाहिए। इसमें दोनों संख्या का की रहेगी, इसमें दोनों संख्या का क्या होती है, माइनस की होती है। और इसमें दोनों संख्या का क्या होती है, इसमें एक संख्या x की तो प्लस की रहेगी और y की रहेगी माइनस की। ये देखो ये कौन सी स्टेप में मिल रहा है, तो ये स्टेप मिल रहे हैं अपने चौथे चतुर्थांश में। किस में, चौथे चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि बिंदु 0-4। अब देखो 0 कौन हुआ, 0 इसमें हुआ है x। 0 कौन हुआ, x 0 हो गया। जब x 0 हो जाता है तो कौन से अक्ष पे हो जाएगा, ये हो जाएगा y अक्ष पर। कौन से अक्ष पर हो जाएगा, y अक्ष पर, क्योंकि x क्या हो गया, 0 हो चुका है। अगला देखो क्या है कि बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले यहाँ बनाएंगे, देखो अब ये 3 का है, एक अक्ष पे होना चाहिए और 2 का पे होना चाहिए y अक्ष पर। अब यहाँ तो दोनों संख्या प्लस की आएगी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस प्लस की आ जाएगी, है ना। अब माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे नंबर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। अब खाली स्थान देखो, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। यानी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अगला है कि बिंदु x y में x को भुज कहा जाता है, तो y को क्या बोलेंगे। अगर x को भुज बोलते हैं तो y को क्या बोलेंगे, तो y को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, y को कोटि कहा जाता है। बिंदु -3 और 4 की x अक्ष से दूरी बताना है। तो देखो किससे बताना, x अक्ष से। अच्छा ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये होगा दूसरे नंबर के चतुर्थांश में स्थित होगा। किस नंबर के, दूसरे नंबर के चतुर्थांश में स्थित होते हैं ये -3 और ये 4। अब देखो किस अक्ष से बताना, x अक्ष से। तो x अक्ष से अपन चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, y की ओर चलना पड़ेगा। तो y की ओर कितना चलना पड़ेगा, 4 ओर। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। अगला है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। निर्देशांक तल, निर्देशांक अक्ष तल को भागों में बांटा जाता है। तो कितने भागों में बांटते थे, 4 भाग में। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ये 4 भाग में से बांटा जाता है। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु किन्हें बोलते हैं। देखो
इस बीच वाले बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसका निर्देशांक क्या होता है, तो इसका निर्देशांक यहाँ x का मान भी शून्य होता है और y का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। अगला x अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं, तो x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, है ना। y अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। अगला है कि निर्देशांक 5 और 2 के भुज का मान बताओ। तो भुज का मान क्या कौन होता है, x अक्ष वाला। तो x अक्ष वाला कौन होगा, तो x अक्ष वाला होगा 5। 5 किस अक्ष का, x अक्ष का, तो इसका मान हो जाएगा 5। निर्देशांक -3 और -2 में कोटि कौन है, तो y अक्ष को बोलेंगे कोटि, तो y का मान कौन है, -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। अगला है कि बिंदु 4 शून्य अक्ष पर स्थित है। तो इसमें शून्य कौन हुआ, x हुआ कि y हुआ। तो देखो आगे की संख्या जैसे 4 और ये शून्य, तो 4 तो है x का और y का कौन है, शून्य, तो शून्य कौन हुआ, y हुआ। तो कौन से अक्ष पर स्थित है, ये x अक्ष पर स्थित है। अब जोड़ी मिलाना है। x अक्ष के निर्देशांक है, तो x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को बोलते हैं अपन भुज। क्या बोलते हैं, भुज। बिंदु 2 1 स्थित है। अब दोनों प्लस की है, तो दोनों प्लस की कौन से स्थित इसमें होता है, तो ये पहले नंबर वाले में दोनों संख्या प्लस की आती है, तो इसका हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जहाँ दोनों शून्य होता है, x भी शून्य और y भी शून्य। बिंदु 5 और 3 व 5 की कोटि, कोटि को ऐसे बोलते हैं, y को बोलते हैं। y का मान क्या है, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। बिंदु -2 और 4 स्थित है, तो कौन कहाँ पर स्थित है, तो देखो यहाँ दोनों संख्या प्लस की, यहाँ माइनस और प्लस की होगी, तो ये अपने क्या है, ये माइनस और प्लस की है, तो माइनस प्लस की कौन से चतुर्थांश में है, ये दूसरे नंबर के चतुर्थांश में स्थित है। अगला देखो कि बिंदु 0 1, अब देखो शून्य कौन हुआ, x वाला शून्य हो गया और y वाला 1 है, तो कौन से अक्ष पर है, ये y अक्ष पे हो जाएगा। बिंदु 2 3 में भुज कौन है, भुज किन्हें बोलते हैं, x अक्ष को, तो x अक्ष का मान क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बिंदु 4 -1 स्थित है, कहाँ स्थित है, तो देखो ये प्लस और माइनस का है, तो यहाँ तो दोनों संख्या प्लस की, यहाँ काय की होगी, माइनस और प्लस की हो जाएगी, यहाँ दोनों माइनस की होती है और यहाँ क्या होती है, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। तो अपने को क्या बताना, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ नंबर के, चौथे नंबर के, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, चौथा नंबर का हो जाएगा। इसका आंसर कौन है, चौथा नंबर का। बिंदु 0 0 0 0 कहाँ आता है, मूल बिंदु पे आता है, जहाँ x और y दोनों अक्ष मिलते हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं। y अक्ष के निर्देशांक है, तो y अक्ष के निर्देशांक कहाँ होंगे, y अक्ष पर, नहीं सॉरी, y अक्ष के निर्देशांक के लिए क्या करना, जहाँ x का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा और y का कोटि हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एक शब्द में उत्तर देना है कि बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित है, तो देखो कहाँ पर स्थित है, इसमें शून्य कौन हुआ, x वाला, तो ये कौन से अक्ष पर होगा, ये y अक्ष पर स्थित हो जाएगा। बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश बनाओ, ये दोनों प्लस की आएगी यहाँ पर, यहाँ माइनस प्लस की आ जाएगी, यहाँ दोनों माइनस की आएगी और यहाँ प्लस और माइनस की आएगी, तो यहाँ काय का चिन्ह है अपने पास, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ है, तो माइनस प्लस दूसरे नंबर वाले चतुर्थांश में, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखना है, द्वितीय चतुर्थांश लिख देना है। निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटा गया है, तो अभी देखा निर्देशांक तल को कितने भागों में बांटा है, 4 भाग में, है ना। एक अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो एक अक्ष पे जो बिंदु होते हैं उन्हें किस रूप में लिखते हैं, तो देखो एक अक्ष के पर स्थित बिंदु किस निर्देशांक में लिखते हैं, तो देखो उसे लिखते हैं अपन,
यानी y का मान 0 होगा और x का मान कोई भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ मैं कुछ नहीं तो a लिख देता हूँ, ठीक है। अगला है भुज किसे कहते हैं? तो x का जो मान आएगा उसे क्या बोलेंगे अपन? भुज बोलेंगे। और कोटि किसे कहते हैं? y का मान को क्या बोलते हैं? कोटि कहा जाता है। यानी जो x अक्ष पे होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे बोलते हैं भुज। और जो y अक्ष पे होता है उसे क्या बोलते हैं? कोटि कहा जाता है। अगला है कार्तीक तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्देशांक के निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो देखो ये क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा क्या है की होती है? एक्स अक्ष की। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या की होती है? वाई अक्ष की, है ना। तो एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को बोलेंगे एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलेंगे वाई अक्ष। अगला है कि बिंदु 4-2 किस चतुष्फलक में? तो देखो इनका चतुष्फलक बनाओ। यहाँ दोनों संख्या प्लस की, यहाँ काय की होगी? यहाँ माइनस प्लस की होगी, है ना, क्योंकि एक्स की पहले लिखते अपन। यहाँ दोनों माइनस की हो जाएगी और यहाँ प्लस माइनस की होगी। तो अब चिन्ह काय के हो रहे हैं इनमें? देखो प्लस माइनस वाला हो रहा। तो प्लस माइनस कहाँ है? प्लस माइनस है अपने चौथे नंबर के चतुष्फलक में। बिंदु 4-5 एक अक्ष से कितने दूर है? तो देखो 4-5 क्या होगा? 4-5 होगा अपना पहले नंबर वाले चतुष्फलक में, है ना। अब एक अक्ष से दूरी, तो देखो मान लिया जाए कि 4 यहाँ से इधर चलना है और 5 इधर आ रहा है। एक अक्ष से कितनी दूरी चल रहेंगे अपन? 5 तक जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। बिंदु 2 शून्य कहाँ स्थित है? तो 2 शून्य, शून्य कौन हुआ इसमें? वाई वाली हुई। तो ये कौन से अक्ष पे हो जाएगा? एक्स अक्ष पर। बिंदु 0-3 कहाँ स्थित है? शून्य कौन हो रहा है इसमें? एक्स वाला। तो ये कौन से अक्ष पे हो जाएगा? ये वाई अक्ष पर हो जाएगा। अब है अध्याय 4 से, क्या है कि सही विकल्प y बराबर 3x + 5 का क्या होगा? तो इसका क्या होगा? इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगला है कि समीकरण x - 2y = 4 का कौन सा हल है? तो देखो यानी कि इस समीकरण को हल करने पर 4 कब आएगा? तो एक काम करेंगे कि जब y का मान 0 रख देंगे, y का मान क्या रख दो? 0 रख दो। तो समीकरण क्या हो जाएगी? y की जगह 0 हो जाएगी और x का मान क्या आ जाएगा? 4। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना अ नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। तो y बराबर a जब भी आता है तो इसका मतलब ये है कि एक अक्ष के समांतर होगा। y का देगा तो क्या होगा? वो एक अक्ष के समांतर होगा। अगला है कि ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? इस समीकरण को बोलते हैं दो चरों वाला रेखीय समीकरण। अब इसमें दो चर कौन है? दो चर है, एक तो x और एक कौन है? y है। इसलिए इसे दो चरों वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। दो चरों वाले रेखीय समीकरण के हल होते हैं। तो कितने हल होते हैं? तो इसका दो चरों वाले रेखीय समीकरण कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगला है कि दो चरों वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो उनका आलेख होता है लंबवत रेखा में। कैसा? देखो एक तो ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, इसलिए इसे बोलेंगे लंबवत रेखा में। एक्स देखो x बराबर 0 तो समीकरण क्या बनेगी? अगर x का मान 0 कर देंगे तो कौन से अक्ष पे हो जाएगा? तो y अक्ष पे चला जाएगा। और अगर y का 0 कर देंगे तो कौन से अक्ष पे जाएगा? वो x अक्ष पे चला जाएगा। इसका आंसर ना ये x अक्ष पे इसका मान आंसर आ जाएगा। अगला है कि समीकरण 2x + 3y = k। अगर x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान बताओ। तो देखो
यहाँ एक्स का मान क्या रख रहा हूँ मैं 2, तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4, प्लस यहाँ क्या है 3y, तो 3y की जगह 1 रखेंगे तो 3 गुणित 1, तो 3 एक कम 3, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 4 और 3 दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आया 7, के का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ए एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान बताओ। तो देखो 3 किसकी जगह है, एक्स की जगह, 4 किसकी जगह है, वाई की जगह रखना है, तो 3 गुणित वाई की जगह क्या रखेंगे 4 बराबर ए एक्स की जगह क्या कितना लिखना है 3, है ना, प्लस 7, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4×3 = 12, और ये 7 इधर ले आएंगे तो कई का हो जाएगा माइनस का, बराबर में 3a, घटा लो इनको कितना बच्चा 5, और ये 3 को इधर बुलाएंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो एक ए का मान आ जाएगा 5/3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला है खाली स्थान आ चुके हैं कि 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख एक होता है, तो 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख कैसा होगा, सरल रेखा में, कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। क्या कह रहा है कि समीकरण x बराबर a, जब भी x बराबर a आए तो y अक्ष के क्या होगा, तो y अक्ष कैसा होता है, y अक्ष के हो जाएगा समांतर, कैसा हो जाएगा y अक्ष के समांतर, यानी y अक्ष ऐसा है तो इसके समांतर ऐसा हो जाएगा। आगे कि x बराबर 0 का समीकरण कैसा होगा, एक्स बराबर अगर 0 कर देंगे तो कौन से अक्ष पे चला जाएगा, वो वाई अक्ष पे चला जाएगा। आगे है कि एक्स बराबर ए का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा, एक्स अक्ष का आलेख जो है वो किसके समांतर होगा, तो वो है जो है वाई अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर, वाई अक्ष का, और वाई बराबर ए इसका आलेख किसके समांतर होगा, तो उसका आलेख एक्स अक्ष के समांतर होगा। अगला है ये देखो रेखीय समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख एक रेखा है, तो कौन सी रेखा है, सरल रेखा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सरल रेखा है। अब हम जोड़ी देखते हैं, जोड़ी देखो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये क्या होती है, ये 2 चरों वाला रेखीय समीकरण होता है। 0 0 कब होता है, मूल बिंदु पर 0 0 होता है। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 तो कौन से अक्ष पे जाएगा, तो वो वाई अक्ष का समीकरण होगा, और वाई बराबर 0 तो कहाँ जाएगा, तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा। -1 और -2 ये कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, तो तीसरे नंबर के चतुर्थांश में जाएगा, ऐसे बना लेना चतुर्थांश, तो तीसरे नंबर के चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, माइनस होता है, और यहाँ दोनों जगह माइनस है। एक्स बराबर ए तो ये कहाँ जाएगा, एक्स बराबर ए है ना, तो ये जाएगा वाई अक्ष के समांतर। अब एक शब्द में उत्तर देना है, 2 चरों वाला रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो इसका मानक रूप होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मानक रूप हो जाएगा। 2 चरों वाले रेखीय समीकरण के कितने हल है, सॉरी ये इसका ये होगा, देखो शुरू का देखो क्या है कि 2 चरों वाला रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या है, तो इसका मानक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका मानक रूप हो जाएगा। और 2 चरों वाले रेखीय समीकरण के कितने हल होंगे, तो इसके हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इसमें क्या है, ये तीसरा छोड़ दो, चौथा देखो कि रेखीय समीकरण एक्स बराबर 3y को मानक रूप में लिखो। अगर मानक रूप में लिखना है तो 3y को बराबर से दल लिया हो तो कई का हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 0, इसका मानक रूप आ जाएगा। आगे है कि रेखीय समीकरण में चर राशि की
उच्चतम ज्ञात क्या? तो रेखीय समीकरण में कितनी घात होती है? एक घात होती है। रेखीय समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने चर होते हैं? तो देखो इसमें चर कितने हैं? दो चर है, एक तो ये है एक्स और एक कौन है? वाई है।